सेशन शुरू करते हैं। मौसम बहुत भयानक है यहाँ पर और ज़बरदस्त बादल है। बहुत ज़बरदस्त बारिश होने वाली है बिहार शरीफ के अंदर। ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है। वर्ब के कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं चलते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से ही चलना चाहिए, लेकिन वर्ब के कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं होते हैं। उनको नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। उनमें इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल आता है। ठीक है। इन्फिनेटिव कहा जाता है 2+V1 को। जेरंड में V4 आता है, सिर्फ V4। और पार्टिसिपल में V3 और V4 दो तरह के आते हैं। ठीक है। ये ऐसे वर्ब्स के स्वरूप हैं जो सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं चलते। ऐसे जनरली कहा जाता है कि वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से चलना चाहिए। तो हम लोग इस चैप्टर में इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे बारी बारी से। शुरुआत करेंगे इन्फिनेटिव से। इन्फिनेटिव क्या होता है? जो वर्ब का मूल फॉर्म होता है ना, ओरिजिनल, जैसे खाना, तो आप बोलते हैं ईट, गलत है। खाना का अंग्रेजी टू ईट होता है। ठीक है। हिंदी में जैसे खाना मेन वर्ब है या ओरिजिनल फॉर्म है वर्ब का, और जब वाक्य बनाते हैं तो ना हटा देते हैं और खा में ता है, रहा है, ती है, चुका है, चुकी है, सब कुछ भी लगाते हैं टेंस के हिसाब से। उसी तरह खाना का अंग्रेजी होता है टू ईट। टू को हटा देते हैं, उसके बाद कभी आईएनजी, कभी एसएआईएस, कभी ईडी, सब लगाते रहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब लगाते रहते हैं सिचुएशन के हिसाब से, टेंस के हिसाब से। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इन्फिनेटिव होता क्या है। परिचय कहाँ कहाँ यूज करते हैं। याद रखिएगा कि इन्फिनेटिव माना जाता है नाउन के इक्विवेलेंट, मतलब नाउन के बराबर। तो यदि नाउन के बराबर माना जाता है तो काम भी नाउन के बराबर करेगा। तो वाक्य में नाउन क्या क्या काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है और कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। इसलिए इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। जैसे एक हम उदाहरण देते हैं, दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो दूध एक नाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ। उसी तरह दूध के जगह हम बोल तो सकते हैं ना, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो मिल्क नाउन था, उसके जगह टहलना आ गया वर्ब। तो ये जो वर्ब आ गया नाउन के जगह, नाउन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे टू वॉक। आप बोलेंगे सर वॉकिंग नहीं बोल सकते? हाँ बोल सकते हैं। वॉकिंग इज जिरंड कहला जाएगा। तो जहां जहां इन्फिनेटिव यूज होता है उसमें से बहुत जगह पे जिरंड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्फिनेटिव नाउन के बराबर है उसी तरह से जिरंड भी नाउन के बराबर है। क्लियर है जी। अब आते हैं कि हमने दिखा दिया कि कैसे इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है। और भी कुछ उदाहरण एक दो ले लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। टू स्पीक द ट्रूथ इज टफ। सच बोलना कठिन है। टू स्पीक यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? तो 2+V1 नाउन के इक्विवेलेंट है और नाउन की तरह सब्जेक्ट का काम सेंटेंस के अंदर कर सकता है। पहला एग्जांपल क्लियर हो गया। दूसरा बात कहा जा रहा है कि जो है इन्फिनेटिव कंप्लीमेंट का काम करता है। पहले तो ये पता ही नहीं कि कंप्लीमेंट कहते किसको हैं, तो पहले ये सीख लें कि कंप्लीमेंट किसको कहते हैं। तो मेरे बंधु, हम आपको बता दें कि कंप्लीमेंट सेंटेंस का वह हिस्सा है जो सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जरूरी होता है। जैसे सेंटेंस को से कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब रहना चाहिए, उसी तरह सब्जेक्ट वर्ब के अलावा तीसरा चीज जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। हम बोलते हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई वर्ब, आई सब्जेक्ट है, एम टीचिंग वर्ब है और इंग्लिश क्या है अपना? ऑब्जेक्ट है। हाँ या ना बोलिएगा। इंग्लिश को हटाते हैं तो सेंटेंस अधूरा नहीं होता है। सब्जेक्ट और वर्ब के रहने पर सेंटेंस पूरा हो जाता है। आई एम टीचिंग एक मीनिंगफुल बात है। हाँ या ना बोलिए। लेकिन अगर हम बोल दे आई एम ए टीचर और इसमें से टीचर को हटा दीजिए, सेंटेंस पूरा होगा क्या? जबकि सब्जेक्ट आई है, वर्ब एम है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब के अलावा तीसरा चीज का जरूरत पड़ रहा है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो जो तीसरा चीज है जिसके बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है, वो तीसरा चीज ही कंप्लीमेंट है। और कंप्लीमेंट के रूप में जनरली नाउन होता है। ठीक है। अब हम बोल रहे हैं नाउन की जगह कोई इन्फिनेटिव लगा सकते हैं क्या? देखिए लगा दिए हैं। आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूं। आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, टू गो को हटा दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट हुआ क्या?
नहीं, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट आई और वर्ब एम के अलावा एक तीसरे चीज की जरूरत पड़ रही है, वो है टू गो। वही तीसरा चीज कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट के रूप में टू प्लस भी वन है जो इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो यहाँ भी साबित हो गया कि जिस तरह से एक नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर सकता है, उसी तरह से एक इन्फिनेटिव भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर सकता है, इसलिए नाउन के बराबर होता है इन्फिनेटिव। आई होप कि ये चीज क्लियर है सब लोगों को। 23 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 16 तारीख है 1 बजे से। उसमें एकदम शुरुआत से पढ़ाएंगे, एसवीओ से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ाते हैं बात को। चलिए, अब जब हम टू प्लस भी वन को यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में, तो वो 3 तरीके से यूज होता है। बी के बाद टू प्लस भी वन, बी मतलब इज आर एम वाज वेयर, इससे प्लानिंग पता चलता है। जैसे हम बोलते हैं ही इज टू स्टार्ट ए न्यू बैच, ठीक है, वह नया बैच स्टार्ट करने वाला है, तो करने वाला है ये क्या है, उसका प्लानिंग है, ठीक है। बी का मतलब होता है, याद रखिएगा, बी कहीं भी लिखा है तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, तो इसका मुख्य मतलब हो सकता है इज, आर, एम, वाज, वर, ठीक है। इसके अलावा बीन भी इसका मतलब हो सकता है, सिचुएशन के हिसाब से बीइंग भी मतलब हो सकता है। ये चीज हम यहाँ लिख दिया, हर बार बोलते हैं, नोट कर दिया, ठीक है। अच्छा, यदि हम यहाँ पर इज के जगह वाज बोल देते, ही वाज टू स्टार्ट ए न्यू बैच, मतलब वह स्टार्ट करने वाला था, मतलब उसका प्लानिंग था, प्लानिंग था। पर अलग बात है कि हुआ नहीं, उसका प्लानिंग था। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को जी। चलिए, दूसरा तरीका है कि आप बी के बाद अबाउट का यूज करें, उसके बाद टू प्लस भी वन लाएं, मतलब प्लानिंग एकदम नजदीक का, तुरंत ही होने ही वाला है अभी, जस्ट ए। बहुत बार ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, मैं जाने ही वाला हूं या मैं जाने जाने को हूं, ये प्लानिंग है, करीब करीब अब एकदम प्लानिंग कंप्लीट होने वाला है, करने वाले हैं, तब अबाउट लगाते हैं, ठीक है। अबाउट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहां पर इन्फिनेटिव का यूज, वह निकलने ही वाला था, प्लानिंग फेल हो गई, तभी तो बोलते निकलने ही वाला था, तब बारिश शुरू हो गया, वॉज अबाउट टू लीव। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बोलिएगा, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यही हम यदि हैव के बाद टू प्लस भी वन इन्फिनेटिव यूज कर दें, तो ये प्लानिंग नहीं है, कंपल्सन है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, आपके लिए जरूरी है करना। ये हम लोगों को मास्क पहनना है या पहनना पड़ता है, दोनों बात से एक बात पता चल रहा है कि मास्क पहनना जरूरी है, तो वी हैव टू वेयर मास्क, ठीक है। हिज बाइक वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, उसका बाइक जो है आउट ऑफ ऑर्डर था, मतलब खराब था, इसलिए उसको जाना पड़ा पैदल ऑफिस, ही हैड टू। ही हैड नो बाइक, उसके पास बाइक था ही नहीं, तो ही हैड टू वॉक टू द ऑफिस, उसको जाना पड़ता था। इस सब में मजबूरी था, उसका बाध्यता था, नहीं चाहे चाहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको करना था, हाँ कि नहीं। वी विल हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, चाहे चाहे नहीं चाहे, इससे मतलब नहीं है, ये जरूरी है। तो हैव टू प्लस भी वन जरूरी, और इज आर एम वाज वेयर टू प्लस भी वन मतलब हमारा प्लानिंग, ये हम पर डिपेंड करता है हिंदी हम कैसे बोले, सेंस आना चाहिए प्लानिंग का। वो प्लानिंग पक्का है कच्चा, वो बात का बात है, लेकिन प्लानिंग है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत कॉमन चीज पढ़ा रहे हैं, कोई कठिन चीज नहीं पढ़ा रहे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इन्फिनेटिव का उपयोग हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वर्ब के राइट साइड में ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद है, मैंगोज क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन है ये एक। क्या इसके जगह इन्फिनेटिव लगा सकते हैं, हाँ जी लगा सकते हैं, आई लाइक टू वॉक, मुझे टहलना पसंद है। देखिए वर्ब के राइट साइड में क्या पसंद है, तो मैंगो, क्या पसंद है, तो टू वॉक। बोले वॉकिंग नहीं लिख सकते थे, लिख ही सकते थे, ठीक है। अब बोले कहाँ टू वॉक होगा, कहाँ वॉकिंग होगा, ये डिपेंड करता है इस वर्ब पर कि ऑब्जेक्ट के रूप में टू प्लस भी वन लिखेंगे कि भी फोर लिख देंगे। कुछ खास ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ टू प्लस भी वन ही लिखा जा सकता है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ सिर्फ भी फोर ही ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ दोनों में से कोई लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बात समझ में आई? जैसे लाइक ऐसा वर्ब है जिसके साथ ऑब्जेक्ट के रूप में टू प्लस वी वन लिखें तो भी सही, अब वी फोर लिखें तो भी सही। इस वी फोर को जेरंड कहते हैं। ये क्या है? टू प्लस वी वन है, ये क्या है? इन्फिनेटिव है। तो अब बोलिए कि ऐसा कौन कौन सा वर्ब है जिसके साथ टू प्लस वी वन यूज होता है? तो लिस्ट यहाँ लिखा हुआ है। एम, अग्री, अपीयर, अरेंज, ask, attempt, bother, care, choose, claim, consent, decide, decline, demand, determine, endeavor, fail, forget, guarantee, happen, hesitate, hope, learn, long, manage, neglect, offer, plan, prepare, pretend, proceed, promise, prove, refuse, remember, resolve, seem, swear, tend, threaten, trouble, try, undertake, volunteer, vow, want, wish। ठीक है। और ये जो वर्ब्स हैं यहाँ पर, इनके साथ भी इन्फिनेटिव यूज करते हैं, लेकिन ये एक वर्ड के रूप में नहीं है, ये फ्रेज के रूप में है। देखिए, इनके साथ भी इन्फिनेटिव यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के जगह पर। अब उस सब का हिंदी हमने यहाँ पर लिख दिया, सारे वर्ब का। बोले याद करना पड़ेगा? हाँ, याद ही करना पड़ता है, इसका कोई उपाय नहीं है। हाँ, अभी और बहुत सारा है, रुकिए ना। ठीक है, अभी और बहुत सारा याद ही करना पड़ता है। अब याद रट के करें कि प्रैक्टिस करके करें, यहाँ पर डिपेंड करता है। सब बच्चों का अलग अलग होता है। कुछ लोग रट के याद करने में माहिर होते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस से याद करने में माहिर होते हैं। सब आपका अपना अपना है। लेकिन हाँ, मेरा अनुभव कहता है कि जो प्रैक्टिस से याद करते हैं उनसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, रटने वालों की बनिस्बत। रटने वाले कभी कभी फेल भी कर जाते हैं, उनसे कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व होता ही नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस वालों से ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए, हमने बोला कि सब्जेक्ट रहेगा, दिए गए लिस्ट में से कोई भी एक वर्ब रहेगा, और ऑब्जेक्ट के जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? इन्फिनेटिव। ठीक है। अब सब उदाहरण देके यहां समझा रहे हैं बहुत सारा। प्लीज डोंट बॉदर टू अटेंड द क्लास। क्लास अटेंड करने के लिए परेशान मत होइए। बॉदर के बाद टू प्लस वी वन। यहाँ अटेंडिंग लिख देते तो एरर हो जाता। फर्स्ट, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। Only coaching centers are in lockdowns, so these teachers have to bother to earn their livelihood। देखिए, फिर बॉदर के बाद आ गया टू प्लस वी वन। इन टीचर्स को अपना लाइवलीहुड, रोजी रोटी कमाने के लिए परेशान होना पड़ता है। शी इज लॉन्गिंग टू हैव ए ग्लिम्स ऑफ हिज सन। तरस रही है अपने बेटे की एक झलक पाने के लिए। हैव ए ग्लिम्स ऑफ मतलब कोई चीज का झलक पाना। दे डिक्लाइंड टू अटेंड हिज मैरिज पार्टी। उन लोगों ने इनकार कर दिया मैरिज पार्टी अटेंड करने से, बिकॉज ऑफ कोरोना, कोरोना के कारण। ठीक है। डिक्लाइन के बाद गुड मॉर्निंग डे, डिक्लाइन के बाद टू प्लस वी वन। आई हैव डिटरमिन्ड टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट। डिटरमिन्ड, ठान लेना, कंप्लीट करने के लिए। डिटरमिन्ड की जगह रिजॉल्व भी यूज कीजिए। बोली सब वर्ब कहां से आ रहा है? उसी लिस्ट में से आ रहा है जो पीछे हमने अभी दिखाया आपको। His parents did not consent to let him join the defense। सहमति नहीं दिए, है ना, ज्वाइन करने देने के लिए। तो सब वर्ब कहीं आया, उसके बाद दूसरा वर्ब आ गया, लिस्ट वाला वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आ गया, तो दूसरा वर्ब टू प्लस वी वन ही होगा। ठीक है। We should endeavor not to let our work be affected by corona। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। इस सब मीनिंग हिंदी भी लिखा हुआ उधर सीरियल नंबर से। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अपने काम को कोरोना से अफेक्टेड ना होने दें। अफेक्टेड ना होने दें, नॉट टू लेट। यहां पर नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस गलत। इसका मतलब हो जाएगा हम लोग को प्रयास ही नहीं करना चाहिए। हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि अफेक्टेड ना हो। इसमें लिखा है कि प्रयास ही नहीं करना चाहिए, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। नॉट कहां पे लगाना, ये बात का आपको सेंस से पकड़ना पड़ेगा कि यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लगा देना है कि टू प्लस वी वन के पहले नॉट लगाना है। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, मैं चाहता हूं कि आप परेशान ना हो। मैं चाहता हूं कि आप परेशान ना हो, है ना।
इसका मतलब क्या हो गया? आई वॉन्ट लिखना चाहिए, यू नॉट टू बॉदर, या आई डोंट वांट यू टू बॉदर, कौन ज्यादा सही होगा? देखिए, आई डोंट वांट लिखा है, इसका मतलब मैं नहीं चाहता हूं। तो सेंस क्या है? मैं चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता हूं, क्या है? देखिए तो आई वांट होना चाहिए ना, है ना? आप परेशान ना हो, यू नॉट टू बॉदर ना, परेशान ना हो, नॉट टू बॉदर ना। बात समझ में आया? इसमें मैं नहीं चाहता हूं कि आप परेशान हो, सेंस एक ही हो गया लेकिन इस वाक्य में, लेकिन यहां बात निगेटिव किसको कहा जा रहा है? परेशान ना होने को। तो नॉट किसके साथ लगाएंगे? तो आपको देखना पड़ेगा कि मेन वर्ब को यदि नहीं निगेटिव बोला जा रहा है तो मेन वर्ब के साथ नॉट लगाएं, और इन्फिनिटिव वाले को बोला जा रहा है तो इन्फिनिटिव के पहले नॉट लगाएं। ये आपको कॉमन सेंस से पकड़ना पड़ेगा। बहुत बारी दोनों का सेंस अलग निकल जाएगा, जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में हो गया। कुछ कहना चाह रहे थे आप सर? वी शुड नॉट ट्राई टू डिस्टर्ब एनीवन, हम लोगों को कोशिश नहीं करनी चाहिए किसी को डिस्टर्ब करने का। अब वी शुड ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब, हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि डिस्टर्ब ना करें। इसमें भी दोनों में सेंस सेम हो गया, ठीक है। टेक ए वो, प्रतिज्ञा लो, टू फॉलो कोविड प्रोटोकॉल, कि कोविड के प्रोटोकॉल का फॉलो करोगे, ठीक है। मतलब क्या? कि उसका उल्लंघन नहीं करोगे, फॉलो करोगे। तो यहां पर यदि हम इसको निगेटिव तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? डोंट टेक ए वो, देखिए, डोंट टेक ए वो टू वायलेट कोविड प्रोटोकॉल, ठीक है। या फिर ऐसे लिखेंगे कि टेक ए वो नॉट टू वायलेट, जरा सा, नॉट टू वायलेट कोविड प्रोटोकॉल। कौन सही है बताइए? हाँ सॉरी, उल्टा बोल दी, सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत। इसमें करा प्रतिज्ञा लीजिए कि आप उल्लंघन नहीं करेंगे, इसमें करा प्रतिज्ञा मत लीजिए कि आप उल्लंघन करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो ये बड़ा महीन सा डिफरेंस है जिसके लिए काफी दिमाग स्थिर रख करके अर्थ को डिफरेंस समझना पड़ता है। पहला कह रहा है कि प्रतिज्ञा मत लो कि उल्लंघन करोगे, और दूसरा कह रहा है प्रतिज्ञा लो कि उल्लंघन नहीं करोगे। बहुत फर्क है दोनों में एकदम। सार्थक बात नीचे वाला है कि प्रतिज्ञा ये लेना चाहिए कि गलत काम नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा ये लेना चाहिए कि गलत काम नहीं करेंगे। चलिए, उसी तरह टेंड के बाद भी 2+V1, वॉलेंटियर के बाद भी 2+V1, ये सब में से कोई भी वर्ब आ जाएगा तो उसके बाद 2+V1। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? कठिन चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, हाँ, लेकिन ये सब वर्ब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा थ्रू प्रैक्टिस या थ्रू मेमोराइजिंग। चलिए, तो ये सब जो लिस्ट दिया हुआ है इसमें से कोई भी वर्ब रहे और उसके बाद दूसरा वर्ब आ जाए तो दूसरा वर्ब आप 2+V1 डाल दीजिए आंख मूंद के। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है जी। आपसे बनेगा तभी क्वेश्चन एग्जाम में जब आप घर पे बनाइएगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम दिए हैं। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन टू प्रोवाइड द वर्कर्स, अंडरटेकन मतलब जिम्मेवारी ले लिया है, क्या करने का? प्रोवाइड करने का। तो अंडरटेकन के बाद जो प्रोवाइड करना आया, उपलब्ध कराना, इसका अर्थ होता है मुहैया कराना। इसको 2+V1 के रूप में लिखेंगे क्योंकि लिस्ट में अंडरटेक है, और अंडरटेक के बारे में कहा जा रहा है कि ये सब वर्ब ऐसे हैं जो अपने बाद इन्फिनेटिव लेते हैं। ये इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट की जगह पर है, वर्ब के राइट साइड में जो भी है वो ऑब्जेक्ट है। आई डोंट केयर टू अटेंड पार्टीज, मुझे पसंद नहीं है पार्टीज अटेंड करना। यहाँ केयर माने पसंद करना होता है। इसके बाद 2+V1। सी ऑलवेज प्रिटेंड्स, वह हमेशा दिखावा करती है, क्या होने का? व्यस्त होने का, 2+V1, ठीक है।
अब बता दें कि जहां जहां इस सब वर्ब के बाद टू प्लस भी वन आ रहा है, उस सब जगह अगर हम लोग दैट क्लाउज का उपयोग कर दें तो ये गलत हो जाएगा दैट क्लाउज का उपयोग। जैसे हिंदी से समझाते बहुत आसानी से समझ जाएगा, मैं चाहता हूं कि मुझे एक नौकरी मिल जाए। आई वॉन्ट की के लिए दैट आई गेट ए जॉब। हिंदी से लगेगा सही है, लेकिन अंग्रेजी ये पूरी तरह से ग्रामर के हिसाब से गलत है, क्योंकि वॉन्ट के बाद इन्फिनिटिव आना चाहिए, दैट क्लाउज नहीं आना चाहिए। समझ में आई बात? हाँ ना बोलिएगा। चलिए आगे। मैं चाहता हूं कि आप सबको नौकरी मिल जाए। आई वॉन्ट दैट यू गेट ए जॉब। गलत हो गया, क्यों? क्योंकि वॉन्ट के बाद इन्फिनिटिव आना चाहिए, दैट क्लाउज नहीं आना चाहिए। तो आई वॉन्ट यू टू गेट ए जॉब, आ गया इन्फिनिटिव। हाँ, इस कुछ ऐसे स्पेशल वर्ब हैं जिनके बाद टू प्लस भी वन भी सही हो सकता है, दैट क्लाउज भी सही हो सकता है। ठीक है ऐसे कुछ, उनके बारे में जान लीजिए। उनमें पहला है अपीयर। अपीयर माने प्रतीत होना। बोलचाल की भाषा में बोलते हैं लगना। जैसे आज अभी आसमान बाहर देखिए, बिहार शरीफ में तो आसमान देख के लग रहा है कि बारिश होगी, ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बारिश होगी। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वे लोग झूठ बोल रहे हैं, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो प्रतीत होना जो किताबी शब्द है, लोग उपयोग करना पसंद नहीं करते हैं, उसके जगह लगना ज्यादा व्यवहारिक है, लोग इसी को ज्यादा उपयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? अच्छा, लगना के बारे में, प्रतीत होना के बारे में एक और बात बता दें कि ये जो है हिंदी में कंटिन्यूअस हो सकता है, हिंदी में कंटिन्यूअस हो सकता है, पर अंग्रेजी में ये इंडेफिनिट ही होगा हमेशा। लग रहा है अपीयर्स, इज अपीयरिंग लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। इसके बाद लिखिए दैट दे आर टेलिंग ए लाई। ठीक है, बोले सर ये तो दैट क्लाउज से आप लिख दिए, क्या इसी को इन्फिनिटिव से लिखा जा सकता है? क्योंकि आप तो बोल रहे हैं दैट क्लाउज भी सही होगा, इसमें इन्फिनिटिव भी। हाँ, तो जब आपको अपीयर वाले वाक्य को इन्फिनिटिव से लिखना है तो आप देखिए कि बात किसके बारे में हो रहा है, उसी को सब्जेक्ट बना दीजिए। तो बात हो रहा है उन लोगों के बारे में, तो वे लोग को सब्जेक्ट बना दिए, अपीयर वर्ब लगा दिए। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि लग रहा है या झूठ बोल रहे हैं। लग रहा है अभी, झूठ बोल रहे हैं भी अभी, सेम टाइम आ गया। सेम टाइम में रहा है, रही है, रहे हैं, तो टू बी प्लस बी फोर लगा दीजिए, इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव इनफैक्ट चार तरह का होता है, आगे बताने वाले हैं लेकिन अभी भी बता देते हैं। इन्फिनिटिव होता है एक टू प्लस बी वन, एक होता है टू बी प्लस बी फोर, एक होता है टू हैव प्लस बी थ्री, एक होता है टू हैव बीन प्लस बी फोर। ये चार तरह का होता है इन्फिनिटिव। आपको अगर थोड़ा सा याद हो पढ़ाई, तो हम ये सब पढ़ा चुके हैं आपको वॉइस में। ये सेम टाइम के लिए होता है और ये दोनों आगे पीछे के लिए होता है। आगे पीछे के लिए, ठीक है। और उसमें भी जब कंटिन्यू एक्शन रहेगा तभी भी फोर वाला लगाएंगे, दोनों में से। तो देखिए ऐसा लग रहा है, लग रहा है मतलब अभी की बात हो रही है, वे लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं भी अभी की बात हो रही है, सेम टाइम हो गया भाई साहब। और सेम टाइम में कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस के लिए भी फोर आता है। यहाँ टू बी प्लस भी फोर है, टू बी झूठ बोलना का टेल, टेलिंग ए लाई, ऐसे बन गया। जिसके बारे में बात कर रहे हो सब्जेक्ट, अपीयर वर्ब टेंस के हिसाब से चेक कर लीजिए, दोनों तरफ सेम टाइम है कि आगे पीछे है, उसके हिसाब से इन्फिनिटिव यूज कर दीजिए। अगर आप एक बार वॉइस का पलट के देखेंगे वीडियो क्लास तो आपको दिख जाएगा, ये चीज पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को। एक और उदाहरण है, ऐसा लग रहा है कि वे लोग झूठ बोल रहे थे, तो पहले तो हम लोग दैट क्लाउज से बना सकते हैं, ऐसा लग रहा है, लेकिन इज अपीयरिंग नहीं लगाएंगे, इट अपीयर्स लगाएंगे। इट अपीयर्स कि दैट दे वेयर टेलिंग ए लाई, झूठ बोल रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यदि हम इसको इन्फिनिटिव से बनाना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे? शुरू किससे करेंगे? शुरू करेंगे उससे जिसके बारे में बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं वे लोग के बारे में, तो दे लिख दिए। लग रहा है तो आर अपीयरिंग तो नहीं लिख सकते क्योंकि मना ही है अपीयर के साथ कंटिन्यूअस, तो दे अपीयर।
अब दोनों का टाइम मिलाइए, लग रहा है अभी या झूठ बोल रहे थे पहले, आगे पीछे हो गया। आगे पीछे के लिए हमने बताया है दो अलग से, टू हैव प्लस V3, टू हैव बीन प्लस V4। यहां V4 वाला लेंगे क्योंकि रहा था रही थी रहे थे, टू हैव बीन टेलिंग ए लाई। बोलिए हाँ कि ना। गर्म पानी और गुड़, चाहे गर्म पानी या नींबू, सिर्फ चीनी नहीं डालना। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? हम्म, बोलिए। हाँ, देखिए इसमें जो है एक प्रेजेंट है एक फ्यूचर है, लग रहा है आगे पीछे। प्रेजेंट फ्यूचर को सेम टाइम मान लिया जाता है, याद रखिएगा। खाली पास्ट वाला में आगे पीछे माना जाता है। बहुत अच्छा एग्जांपल पूछ लिए, कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों का क्लियर हो गया, आगे कभी आएगा ही नहीं कंफ्यूजन। अच्छा, दूसरा एग्जांपल इसमें लिखा है, ऐसा लग रहा था कि वे लोग झूठ बोल रहे थे। लग रहा था, इट वाज अपियरिंग की इट अपियर्ड, क्या होना चाहिए? कि नहीं नहीं, पहले वो तो कुछ छोड़ी मैंने, दैट क्लाउज वाला बताइए ना पहले, क्या होगा दैट क्लाउज वाला में? ये सही लिखा हुआ कि वाज अपियरिंग होना चाहिए था? लग रहा था लिखा हुआ, बुद्धि काम नहीं करता। हाँ अब ठीक है, सही बोले। अभी तुरंत बताए हैं कि भाई अपीयर को कंटिन्यूअस टेंस में आप डाल ही नहीं सकते हो। हिंदी हो सकता है, अंग्रेजी नहीं हो सकता। अंग्रेजी अलाउड नहीं है कंटिन्यूअस में, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? हाँ, दैट दे वर टेलिंग अ लाई। अब देखिए, अब तो ये दैट क्लाउज से लिख दिया, इन्फिनेटिव से लिखने के लिए शुरू किससे करना पड़ेगा? जिनके बारे में बात करें वे लोग के बारे में, तो दिस से शुरू होगा। हाँ, अब बताइए सेम टाइम है कि आगे पीछे? सेम टाइम है, सेम टाइम में रहा था रही थी है, तो V4 वाला ले लीजिए, टू बी टेलिंग अ लाई। एक और उदाहरण दिया गया, ऐसा लग रहा है कि उसने मेरी घड़ी चुराई है, बताइए। इट अपियर्स दैट ही हैज स्टोलन माई वॉच। ये तो दैट क्लाउज है, सबसे आसान है दैट क्लाउज से बनाना। इन्फिनेटिव से चेकिए, बात किसके बारे में कर रहे हैं? उसने के बारे में, तो उसने के लिए ही अपियर्स। अब मिलाइए, सेम टाइम है कि आगे पीछे ना? अच्छे से देखिए, ऐसा लग रहा है अभी चुराई है मतलब चुरा चुका है, पहले चुरा चुका है। सेम टाइम कैसे हुआ? आप टेंस देख लिए इसलिए आपको सेम दिखा, आपको टेंस नहीं देखना, आपको टाइम देखना है। टेंस सेंटेंस में दिखता है, टाइम सेंस में दिखता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ जी, देखिए घड़ी चुराई है मतलब चुराने का काम खत्म हो चुका। बोलिए हाँ या ना। चुराने का काम समाप्त हो चुका। काम बीत गया, काम बीत गया, तो अब अभी लग रहा है अभी कैसे सेम टाइम हुआ? सोचिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। सेम टाइम है कि आगे पीछे है? आगे पीछे। और आगे पीछे में कोई कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस रहा है रही है, रहा था रही थी रहता, तब B4 वाला सोचते। तब B4 वाला सोचेंगे नहीं, आगे पीछे में सोचेंगे लेकिन B4 वाला नहीं सोचेंगे, तो हमारे पास ई वाला मिलेगा, टू हैव प्लस V3। तो टू हैव चुराना का V3 स्टोलन माई वॉच। कितने लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया? फिर से बोलिए, हम फिर से बताएंगे। तो लास्ट ले लीजिए, आ गया था। ऐसा लग रहा है कि उसने मेरी घड़ी चुराई थी। ऐसा लग रहा है, इट अपियर्स दैट, चुराई थी पास्ट में, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट हो गया V2, दैट क्लाउज से बना दिए। लेकिन दैट क्लाउज का तो कोई वैल्यू रहा नहीं, क्योंकि चार्ट के चटनिया हो गया है। मेन तो वैल्यू इन्फिनिटिव वाले का, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। बात किसके बारे में कर रहे हैं? उसने के बारे में, तो ही सब्जेक्ट बना दिए। लग रहा है अपियर्स हो गया। अब फिर टाइम मिलाइए, लग रहा है अभी चुराई थी पहले, आगे पीछे। अब आगे पीछे में कौन सा? टू हैव प्लस V3 है ना? टू हैव प्लस V3 हो गया, तो फिर से टू हैव स्टोलन माई वॉच हो गया, टू हैव स्टोलन माई वॉच। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि देखिए पीछे वाले में भी
आगे पीछे का टाइम हो रहा था इसमें भी, तो टू हैव प्लस V3 का हम लोगों ने यूज किया इन्फिनेटिव के तौर पे। हालांकि टेंस दोनों का अलग था, ये पास्ट इंडेफिनिट है और पीछे वाला प्रेजेंट परफेक्ट था। तो टाइम का टेंस से लेना देना नहीं होता है, टाइम का लेना देना होता है बस टाइम से। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यानी जो इन्फिनेटिव चार तरह का हमने बताया, चारों हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। सेम टाइम के लिए अलग होता है, आगे पीछे के लिए अलग होता है। अब देखिए एक एग्जांपल और ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरी घड़ी चुरा ली गई है, ठीक है। हाँ, इट अपियर्स दैट माई वॉच हैज बीन स्टोलन। ये तो दैट क्लाउज से बन गया। दैट क्लाउज से एकदम आसान है, जिसको भी टेंस पता है वो दैट क्लाउज से बना लेगा, हाँ या ना। हम्म, हाँ, सोचिए कि एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि भैया दैट क्लाउज से जो बन रहा है तो वो आसान से बन जा रहा है। राइट है कि रॉन्ग है? तो इन्फिनेटिव से बनाना खेल बात। तो बात यहाँ किसके बारे में हो रहा है? मेरी घड़ी के बारे में बात हो रही है। समझ में आ रहा है सबको? तो स्टार्ट करेंगे माई वॉच से। अपीयर्स, अब देखिए कि लग रहा है अभी चुरा ली गई है, पहले सेम टाइम तो नहीं हुआ, आगे पीछे हो गया। हेलो, आगे पीछे हो गया। क्लियर हो रहा है बात? आवाज क्लियर है ना मेरा? अब चूंकि आगे पीछे हो गया तो आगे पीछे में दो स्ट्रक्चर है, 3 नंबर और 4 नंबर, है ना। कौन वाला ले रहा रही थी था कंटिन्यूअस रहता तो V4 लेते, कंटिन्यूअस है ही नहीं तो इसलिए ले लेंगे टू है प्लस V3। लेकिन आपने गौर किया कि चुरा ली गई है खुद अपने आप में पैसिव वॉइस है। तो टू है प्लस V3 जो है इसको भी पैसिव वॉइस में बदल दीजिए लिखने से पहले। इसको पैसिव वॉइस में बदलिएगा तो हो जाएगा टू हैव बीन प्लस V3। इसलिए यहां टू हैव बीन स्टोलन यूज किया गया, क्योंकि हिंदी सेंटेंस पैसिव वॉइस में था, इसलिए टू हैव प्लस V3 का पैसिव वॉइस ही यूज किए हैं यहां पर, ठीक है। अब यहां पर पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर दे दिया गया है कि टू प्लस V1 जरूरत पड़ा उसका पैसिव तो टू बी प्लस V3, इसका जरूरत पड़ा तो टू बी प्लस बीइंग, हैव बीन प्लस V3, हैव बीन बीइंग प्लस V3। जिसका भी पैसिव वॉइस का जरूरत पड़े यहां से देख लीजिए, सो सिंपल। उसी तरह का एक वर्ब है सीम। जैसे एग्जैक्टली अपीयर का यूज होता है वैसे ही सीम का उपयोग कर सकते हैं, सेम टाइम और आगे पीछे का चेक करके। इन्फिनेटिव में, दैट क्लाउज में, दोनों में सीम और अपीयर में कोई फर्क नहीं है, रत्ती भर का भी फर्क नहीं है, ना ग्रामर में ना सेंस में, इसलिए इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना। दोनों का मतलब प्रतीत होना या लगना। अच्छा, टर्न आउट एक वर्ब है। हाँ बोलिए। अरे भाई, तो जब सीम वर्ब है तो सीम्स काहे नहीं होगा? टेंस के अनुसार V5 हो सकता है ना कोई भी वर्ब का। इट अपीयर्स हो रहा था कि नहीं हो रहा था, इसमें सोचने वाला बात क्या है? एकदम कॉमन है भाई कि हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो V5 लग जाएगा SAES के साथ जी। वह एक अच्छा आदमी निकला, वह एक अच्छा आदमी निकला। टर्न आउट का मतलब निकलना, साबित होना आगे चल के। तो इट टर्न्ड आउट दैट ही वॉज ए गुड मैन, ये तो दैट क्लाउज से बना दिया। हमको बनाना है इन्फिनेटिव से, तो बात किसके बारे में कर रहे हैं? उसी को सब्जेक्ट बना दिया। टर्न्ड आउट का टर्न्ड आउट, अब फिर से टाइम मिला लीजिए। टर्न्ड आउट यानी पास्ट में, अब वाज ए गुड मैन ये भी पास्ट में, सेम टाइम। सेम टाइम मतलब टू प्लस V1 या टू बी प्लस V4। यहाँ तो कोई रहा रही वाला सेंस है नहीं, तो टू प्लस V1, वाज का V1 क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, टू बी हो जाएगा। नहीं समझ में आया टू बी कहां से आया? इसका टू प्लस V1 आ गया। हिज इंफॉर्मेशन टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग, मतलब उसकी जानकारी गलत निकली, उसकी सूचना गलत निकली, उसकी सूचना गलत निकली, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? इस यहां पर एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए ताकि हम निश्चिंत हो जाएं कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि एकदम ऐसा चीज पढ़ा रहे हैं जो आप लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं इंग्लिश में ये सब बात।
इसीलिए इसमें थोड़ा रिस्पॉन्ड करना जरूरी बनता। फिर से बोलेंगे सौरभ जी? सौरभ जी फिर से बोले। किस? सोचिए तो, है ना, उसकी सूचना गलत निकली। इसमें तो आपको एक के वर्ब दिख ही रहा है। खैर, इसको तोड़ दीजिए तो दो वर्ब दिखेगा। उसका सूचना गलत था, यह बात साबित हो गया। यह साबित हो गया कि उसका सूचना गलत था। साबित हो गया पास्ट में, सूचना गलत था पास्ट में। सेम टाइम है कि नहीं है? हिंदी में से कभी कभी एकदम एक ही वर्ब दिखेगा, ठीक है ना? तो वहां कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि अच्छा इसको कैसे तोड़े। हम बोले ना कि इसलिए यहाँ पर इस सेक्शन में थोड़ा सा आप लोगों का रिस्पॉन्ड करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। ये सेक्शन ऐसा है जो आप पहली बार लाइफ में पढ़ रहे हो इंग्लिश के अंदर। हम एकदम दावे के साथ आपको कह सकते हैं, ठीक है? इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव रहिए, मेरा कोऑपरेशन कीजिए, मेरा मदद कीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ताकि हमको कंफर्म हो जाए कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है? एक दो बच्चा भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा तो हम उनको प्रतिनिधि मान के चलेंगे सबका। अब उसके बाद कोई बाद में बोलेगा कि हमको नहीं समझ में आया था, उस समय पढ़ा रहे थे, तो बोलेंगे पहले 5 बार उठक बैठक करो फिर बताते हैं। ऑनलाइन उठक बैठक करवा देंगे। अब क्या इतना बार पूछ रहे, बोल ही नहीं रहा, बाद में बोले नहीं समझ में आया, तो उठक बैठक करवाने का बनता है कि नहीं बनता? सोचिए आप ही। तब देखिए अगला सेंटेंस है, अगला वर्ड है लर्न। लर्न मतलब सीखना होता है ना? तो सीखना जब अर्थ होता है तब इसके बाद 2+V1 या हाउ टू प्लस V1 आता है। ये सब जानते हैं कि मैं गाड़ी चलाना जानता हूं, मतलब आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार। मैंने गाड़ी चलाना सीखा, आई हैव लर्नड हाउ टू ड्राइव ए कार। ऐसे होगा ना? लेकिन कम लर्न का एक दूसरा मतलब होता है सूचना प्राप्त करना। जैसे बोलते हैं ना, मुझे जानकारी मिली है कि वे लोग तुम्हारी मदद नहीं करने जा रहे। मुझे जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री बिहार शरीफ आ रहे हैं। तो ये जानकारी मिलना का अंग्रेजी भी लर्न होता है। ये भी नया चीज आप पहली बार सीख रहे होंगे, ये मीनिंग लर्न का नोट कर लीजिए, ठीक है? तब उस स्थिति में लर्न के बाद दैट क्लाउज आप यूज करते हो। यहां पर लर्न के बाद इन्फिनिटिव भी यूज हुआ है, देखिए, और लर्न के बाद दैट क्लाउज भी यूज हुआ है, और दोनों में अर्थ अलग अलग हो जा रहा है। जबकि ऊपर जितना हम देखे, टर्न आउट देखे, सीम देखे, अपीयर देखे, उसमें दैट क्लाउज रहे चाहे इन्फिनिटिव रहे, अर्थ नहीं बदल रहा था। और लर्न में इन्फिनिटिव रहने पर अर्थ अलग होता है, दैट क्लाउज रहने पर अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। लर्न ऐसा वर्ब है। नहीं समझ में आया? I have learned from my reliable sources that my assistant is conspiring against me. I have learned from my reliable sources. मुझे अपने विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, मतलब इंफॉर्मेशन मिला है कि मेरा असिस्टेंट मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। My assistant is conspiring against me. फॉरगेट भूल जाना। फॉरगेट में इन्फिनिटिव लगाइए चाहे दैट क्लाउज लगाइए, अर्थ एक ही रहेगा, अर्थ नहीं बदलेगा। जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस है, वे लोग मेरा किताब लाना भूल गए। मेरा किताब लाना भूल गए मतलब लाइवे नहीं किए किताब, है ना? तो आप इसको लिख सकते दे फॉरगॉट टू ब्रिंग माई बुक, या दे फॉरगॉट दैट दे हैड टू ब्रिंग माई बुक। उनको लाना था, ही बतवा भूल गए। तो 2+V1 लिखिए चाहे दैट क्लाउज लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात बोलेंगे, फॉरगेट के बाद V4 भी आ सकता है, तब अर्थ बदल जाएगा। जैसे यदि यहां पर टू ब्रिंग के जगह हम लिख दें दे फॉरगॉट ब्रिंगिंग माई बुक, तो इसका मतलब उनको याद ही नहीं रहा कि वो लाए हैं कि नहीं लाए। इसका मतलब उनको याद है कि वो लाना था लेकिन नहीं लाए। क्लियर है? नहीं लाए मतलब लाना भूल गए, मतलब लाइवे नहीं किए। इसका मतलब लाए हैं कि नहीं लाए बतिए नहीं, उनको याद है। एकदम ये सब नया चीज आपके जीवन में आ रहा है, अंग्रेजी का एकदम नया चीज आ रहा है, एकदम गारंटी हम बोल रहे हैं। वो ऐसा चीज आ रहा है जो कि हिंदी से सपोर्ट नहीं कर रहा। कहां दिख रहा सर? ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। हम जो बोल रहे हैं उसको मानिए, उसको दिमाग में रखिए कि फॉरगेट के बाद 2+V1 का मतलब वो काम आदमी करवे नहीं किया, अब फॉरगेट के बाद V4 का मतलब वो काम किया कि नहीं किया, ये बतिया नहीं याद है। इतना फर्क है। बस ये इतने याद रखिए कि जहां आप और आपके शिक्षक ये समझते हैं कि अंग्रेजी खत्म हो जाती है, वहां से अंग्रेजी शुरू होता है, वो खत्म नहीं होता। उसके पहले जितना आपने पढ़ा वो सिर्फ नींव था, फाउंडेशन था, और उसमें भी कटौती करके पढ़े हैं आप लोग।
इसीलिए दिमाग कहता है कि अरे ये सब कहाँ से आ गया, ये सब तो हमको कभी पढ़ाया नहीं गया। तो हम लोग जो दुनिया में नहीं जानते हैं, ज्ञान उतने नहीं है, ज्ञान उससे बहुत आगे है ना। ज्ञान का कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये सब एकदम फाउंडेशन है, हर हालत में पढ़ना चाहिए अगर आप अपनी अंग्रेजी अच्छी करनी चाहते। तब आप एक लड़का पूछेगा कि सर अभी फाउंडेशन ही ये इतना पढ़ रहे हैं तो हाँ, अंग्रेजी पहुंचिएगा तब, गौर से सुनिए, अल्टीमेट तब होगा जब एक अंग्रेज आपके सामने फेस टू फेस बात कर रहा हो और आप उसको समझ जाए फटाफट बिना हिंदी किए, तब हम अंग्रेजी सीख गए। एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन आपके सामने बात कर रहा हो और आप उसको सुने, समझें और रिस्पॉन्ड कर दें। तब बोले तो कि उस तब अंग्रेजी जाके कंप्लीट होता है, अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन जब आप सिर्फ कंपटीशन की भी बात करते हैं ना, तो अभी बहुत चीज है जो सीखना अभी जरूरी है। अब फाउंडेशन जो कंपटीशन का इंग्लिश होता ना, बस वो फाउंडेशन ही होता, नींव ही होता, वो अंग्रेजी होता कहाँ है, उस कंप्लीट अंग्रेजी होता कहाँ, वो सिर्फ नींव ही होता है। हाँ, सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए होता है। और एग्जाम निकालने में भी जो पढ़ा रहे हैं वो जरूरी है, उसको आप इग्नोर करके एग्जाम अच्छा से नहीं निकाल सकते। सोच लीजिएगा जरा। आइए अगला वर्ड हम लोग के पास रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब क्या होता है? याद करना। रिमेंबर के बाद भी हम लोग 2+V1 डाल सकते हैं, चाहे तो V4 भी डाल सकते हैं, दोनों में अर्थ बदल जाएगा। कैसे अर्थ बदल जाएगा? तो यदि हम बोलते हैं रिमेंबर टू डू द होमवर्क, तो मतलब मुझको याद है कि अभी करना है, हम किए नहीं हैं। आई रिमेंबर डूइंग द होमवर्क, तो हमको याद है कि हम कर चुके हैं, मिल नहीं रहा अलग बात है कॉपिया में, लेकिन हम किए हैं, बतिया हमको याद है। टू डू का मतलब अभी कर भी नहीं किए हैं, करना बाकी है, हम करेंगे। ये बतिया हमको याद है कि होमवर्क करना है सर, हम भूले नहीं हैं सर, कर लेंगे सर। ये वाला सिचुएशन, ये वाला। खाली 2+V1 की जगह V4 कितना बदल गया। सर जब छड़ी निकाले पे, सर किए हैं सर, हमको याद है सर, खोजन दीजिए सर, मिल नहीं रहा, खाली हमको याद क्या है, पक्का याद है, हाँ सर आई रिमेंबर टू डू, नहीं आई रिमेंबर डूइंग, क्योंकि आप कर चुके पहले। भयानक चीज हम एकदम बता रहे हैं अंग्रेजी में। जो लोग स्पोकन के ख्याल से बैठे हुए ग्रामर पढ़ने के लिए, उनको बता दें, बहुत भयानक चीज है ये सब। ये सब के बिना जो है अच्छी अंग्रेजी आप बोल ही नहीं सकते। इनफैक्ट आप गलती कर दीजिएगा, बोलना चाहिएगा कुछ, अब बोला जाएगा कुछ। 2+V1 की जगह गलती से V4 बोल दिया, अर्थ बदल जाएगा एकदम वाक्य का। आई रिमेंबर टू रिटर्न योर मनी, मुझे याद है तुम्हारा पैसा देना बाकी है, मतलब आप गच रहे हैं कि अभी दिए नहीं है, दे दीजिएगा। गलती से बोल दीजिए तो आई रिमेंबर गिविंग यू मनी, रिटर्निंग योर मनी, बेईमान बना देगा, कह रहा कहीं ना दे। अरे कितना बस बस फर्क हो गया। सब कहते हैं तनी से ना गलती है, हम क्या कहें, आपके ज्ञान का सीमा ही उतना है, आप समझ ही नहीं रहे कि कितना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। अग्री एक वर्ड है अगला। अग्री के मामला में क्या है? सहमत होना। अब इसके साथ 2+V1 लगाइए चाहे दैट क्लाउज लगाइए, दोनों का अर्थ एक क्यों रहेगा, अर्थ नहीं बदलेगा। दे अग्री टू डू द प्रोजेक्ट, वे सहमत हो गए प्रोजेक्ट करने के लिए, मतलब वे सहमत हो गए कि वे प्रोजेक्ट को करेंगे। तो सर बोलिए करेंगे में फिर विल ना लगाना चाहिए सर? नहीं सर, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या है सर? V2 ना है सर, पास्ट ना है सर, तो यहाँ विल लगेगा सर। बताइए कि विल का वुड हो जाएगा। डिसाइड माने निश्चय करना। डिसाइड के बाद आप 2+V1 लगा लो चाहे दैट क्लाउज लगा लो, अर्थ एक ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, कुछ एक के बतियाना है हो। आई हैव डिसाइडेड टू डू दिस वर्क प्रोजेक्ट, मैंने डिसाइड कर लिया करेंगे, तो आई हैव डिसाइडेड दैट आई। अच्छा, आई के साथ आप वुड बोल रहे हैं कि शुड बोल रहे हैं? यही बोलना सर। हाँ, तो देखिए भैया अब पुराना हो गया, अब नई की दुल्हनिया को सब पसंद करता है, पुरान की दुल्हनिया को कौन देखना चाहता है? हैं? अब पुरान की दुल्हनिया को लथेड़ भी देता है, अरे तू तो बुढ़ा गई नहीं। नहीं समझ में आ रहा मेरा बात आप लोग को? हाँ, कल तक कृपया भूल जाएं। कृपया 2 साल का जो वैलिडिटी दिया गया उसमें कमांड ना करें, ताकि एक आध बार हमको और फीस दें ऐप पर आके। मेरा घर और रोजी रोटी चलता रहे आप लोगों से, दुआ है मेरी आप लोगों के लिए। देखिए कितना अच्छा दुआ किया, एकदम मन गदगद हो गया होगा, भोरे भोरे आप लोग के लिए दुआ किए हैं। अरे भट यारो, ये बद दुआ है, मत मांगो ऐसी दुआ टीचर से।
हम ये मीन नहीं करते थे जो बोले, हम खाली तुम लोग को थोड़ा सा पिंच करने के लिए बोले ये बात। हम अपने छात्रों को कभी बदुआ नहीं दे सकते। गुस्सा सकते हैं, नहीं पढ़ोगे तो गुस्साएंगे, सामने रहोगे थपड़िया देंगे, लेकिन बदुआ नहीं देते। देखो कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद डब्ल्यू एच वर्ड आता है, उसके बाद इन्फिनेटिव आता है। जैसे नो, आई डोंट नो व्हाट टू डू, हैव यू डिसाइडेड वेयर टू गो। तो आप वहां पर डब्ल्यू एच वर्ड प्लस टू प्लस वी वन लगाइए, चाहे पूरा क्लाउज लगा दीजिए, आई डोंट नो व्हाट आई शुड डू, एक ही बतिया होगा। तो यहाँ दैट क्लाउज के बराबर हो गया डब्ल्यू एच क्लाउज ये, और यहाँ पर इन्फिनेटिव के बराबर हो गया डब्ल्यू एच प्लस इन्फिनेटिव। अर्थ भी दोनों का बराबर है आपस में, कोई फर्क नहीं है अर्थ में दोनों के, है ना। कुछ खास वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद पहले ऑब्जेक्ट रहेगा और ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव आएगा। यहां पर वो सारे वर्ब जो है हिंदी के साथ लिखे हुए हैं। कृपया या तो आप रट्टा मार के याद करें, या पर डिपेंड करता है, या तो आप प्रैक्टिस करके याद करें, आप पर डिपेंड करता है। परामर्श के तौर पर हम ये बोलेंगे कि प्रैक्टिस करने वालों को क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, और रट्टा मार के याद करने वालों को ऐसा भी हो सकता है कि याद सब रहे, क्वेश्चन सॉल्व ना हो। बोले हम क्यों आपका बात माने, आजमा के देखो, एक आग दो चार नंबर चल जाएगा एग्जाम में, उसके बाद मानना तो पड़बे करेगा। रोते कलपते आओगे सर क्वेश्चन नहीं, कैसे हो सकता। हमारा एक स्टूडेंट था, हम उस समय मैथ उत्सव पढ़ाते थे, वो पूरा अपना मैथ का किताब लाया, 600 पेज का, एक एक क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल सब हमसे बैठ के संडे को बनवा लिया, टोटल का टोटल रट के जाके एग्जाम में टॉप करके चला आया मैथ का। बिहार शरीफ के स्कूल में पढ़ता था। 620 पेज, 620 पेज, 620 पेज में कितनों कम क्वेश्चन रहेगा, तो 1000 क्वेश्चन हो जाएगा भाई साहब। घोंच था एकदम, अभी दुकान खोल के बैठल है। बाप के बहुत पैसा था, बहुत पैसा था, बहुत भयानक दुकान खोल ले, जनरल स्टोर है लेकिन बहुत, समझिए एक तरह से, नाम नहीं बोलेंगे, सब कुछ जानता है बिहार शरीफ में उसको, सब कुछ जानता है, हमसे ज्यादा जानता है उसके दुकान के नाम की वजह से, लेकिन बोलवे नहीं करेंगे हम नाम, गलती से भी नहीं बोलेंगे। कहेगा कि आप हमको बदनाम कर रहे हैं सर। अरे वो परीक्षा पास करके चला है, अगला दिन परीक्षा था उसका, एतवार को पूरा सीखा, सोमवार को रट्टा, स्कूल नहीं गया, अब मंगल को एग्जाम दिया, मंगल के बाद बोला बुध को कि हमको एको को क्वेश्चन नहीं याद है, भाड़ में गया। बोले का है, तो हमारा नंबर देखिएगा सबसे ज्यादा आएगा एग्जाम में। अब मैथ में टॉप किया क्लास में, 8वां क्लास का बच्चा था, उस समय हम पढ़ाते थे, आज से बहुत साल पहले का बात बोल रहा हूँ, मैथ साइंस सब चीज पढ़ाते थे हम। अरे कुछ हो लगा उसको, वही सहज समझ में आया तब ना 620 पेज रट गया मैथ में, सोचो। हमसे तो हमसे तो 6 को मैथ का क्वेश्चन नहीं रटाएगा, 620 को रट गया। एडवाइस के बाद देखिए ऑब्जेक्ट आया, मुझे सलाह दिया क्या करने का, डॉक्टर से कंसल्ट करने का। फादर ने मुझसे कहा, क्या कहा, गिलास पानी लाने के लिए। पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया, किसको, उसको, क्या करने के लिए, सिनेमा जाने के लिए। बोला नहीं सिनेमा नहीं जाओगी, ज्यादा मन मत बढ़ाओ तुम, हाँ कि नहीं। अब देखिए कंजंक्शन है एंड, एक इन्फिनेटिव इधर है, तो बाद वाला में सिर्फ V1 आएगा, 2 प्लस V1 नहीं आएगा। नहीं समझ में आता है। यहां देखिए 2 प्लस V1 है, बीच में तोड़ के नॉट डाल दिया गया। आप एडिटोरियल में भी देखिएगा कि लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में एक कॉमन एरर हो जाएगा, याद रखिएगा। नॉट को पहले लगना चाहिए था, 2 प्लस V1 से पहले। इसको स्प्लिट इन्फिनेटिव का एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्लिट इन्फिनेटिव का एरर। पंडित नेहरू भी करते थे ये एरर अपने, अब्राहम लिंकन भी ये एरर करते थे अपने अंग्रेजी में, ये वाला। खैर खैर, अच्छा देखिए एक क्वेश्चन ए पूछा, डू यू वांट टू गो टू द सिनेमा, तो बी बोला यस आई वांट टू गो टू द सिनेमा। तो टू को जो है रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीट नहीं करना है, खाली वांट टू तक लिख दिए तो सही हो जाएगा। सी बोला कि नहीं मैं नहीं जाना चाहता हूं, तो आई डोंट वांट तक भी नहीं लिखेगा, आई डोंट वांट टू तक आएगा। क्यों, क्योंकि 2 प्लस V1 का सेंस देने के लिए 2 लिखना जरूरी है। रिपीट ना करें, लेकिन उसका सेंस देने के लिए 2 लिखना जरूरी है। अरे हाँ ना बोलो, इतना नाउन है, इतना नाउन है,
इन्फिनिटिव में खाली यही सब है, ये है रटने वाला, इतना नाउन है। इस सब के बाद यदि कोई वर्ब आ गया इस सब नाउन के बाद, तो वर्ब जो है 2+V1 के रूप में होगा। जैसे आई हैव द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, ही हैज द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। देखिए आ गया ना। अब बोलेगा अंग्रेजी बोलने की योग्यता है, बोलने की, तो ऑफ स्पीकिंग लगा देगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एबिलिटी एक ऐसा नाउन है जिसके बाद 2+V1 ही आना चाहिए। आपका डिटर्मिनेशन, परसिस्ट करने का, परसिस्ट मतलब जारी रखना कोई काम को मुसीबतों के बावजूद भी, उसका महत्वाकांक्षा बहुत सारा पैसा कमाने का, तो एम्बिशन के बाद 2+V1 आता है। फार्मूला वाला चैप्टर है, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत है इस चैप्टर में, बिना मेहनत का ही चैप्टर नहीं है। इतना लिस्ट में है इसमें, देखिए अभी सब एडजेक्टिव का लिस्ट दिया हुआ है कि इतना एडजेक्टिव है, इस सब के बाद एकदम गर्दा हो गया ना बुआ। इतना के बाद आपको हमेशा जब भी कोई वर्ब आएगा तो 2+V1। तो ऐसा तो है ही सब भाषा में, अंग्रेजी में थोड़ी, हिंदी में भी तो गलत बोलते रहते हैं। है? इसमें आश्चर्य क्यों करते हैं? हिंदी में, जबकि हिंदी आपकी मातृभाषा, इसमें आप गलत बोलते हैं। अंग्रेजी में खाली गलत बोलते तो बात समझ में आता कि भाई कम से कम अपनी मातृभाषा में तो सही। ये खाली आप नहीं कर रहे, अंग्रेज भी अपनी मातृभाषा अंग्रेजी में गलती करते रहता है। जैसे हिंदी में गलती हम लोग कर रहे हैं ना कि गाय खाता है ट्रेन जाता है, उसी तरह वो लोग भी करता है। अच्छा देखिए यहाँ पर जो है नीचे नीचे में लास्ट में कुछ वर्ब लिख दिया गया है। क्या लिख दिया गया है? वर्ब। इस वर्ब का V3 या V4 लगा दीजिएगा तो उसके बाद इन्फिनिटिव आएगा। जैसे इंटरेस्ट का इंटरेस्टिंग लगा दिए तो इंटरेस्टिंग टू सी, देखने में मजा आता है। सरप्राइजिंग टू सी, देखने में आश्चर्य लगता है। बोरिंग टू लर्न, सीखने में बोर लगता है, बोरिंग लगता है। ठीक है, ये सब एडजेक्टिव के बाद कुछ एडजेक्टिव ऐसा है जिसके बाद 2+V1 आ जाता है। जैसे इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, इजी के बाद 2+V1 आया। अच्छा, अब ये भी बताना चाहते हैं किसके लिए आसान है तो फॉर लगा दीजिए। इट इज इजी फॉर मी टू लर्न इंग्लिश, इट इज इजी फॉर यू टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, यहाँ एडजेक्टिव है, इसके बाद ऑफ प्लस समबडी लगा दिया, तब 2+V1 आया। इससे नेचर पता चलता है। ये एडजेक्टिव भी नेचर बताने वाला एडजेक्टिव रहेगा। जैसे कोई आदमी, बूढ़ा आदमी है, उसको वो लोग कोई दूर लोग है जो धक्का मार दिया, तो कैसा लोग है वो? अच्छा लोग है कि दुष्ट लोग है? सोच के बताइए, अच्छा लोग है कि दुष्ट लोग है? दुष्ट लोग है। तो दुष्ट बताने वाला एडजेक्टिव क्या होता है? विकेड होता है। तो इट लगेगा, इज लगेगा, विकेड लगेगा। और जिन लोगों की बात कर रहे हैं ऑफ लगा के, उन लोगों का लिख दीजिए। 2+V1 काम क्या किया? धक्का मारा, टू पुश दैट ओल्ड मैन। ये बहुत फेमस स्ट्रक्चर है किसी के नेचर के बारे में बताने के लिए, खास करके जब जब उसके काम से नेचर पता चल रहा हो। इट इज ऑनेस्ट ऑफ यू, मतलब आप बहुत ईमानदार है। क्यों? क्योंकि इट इज ऑनेस्ट ऑफ यू टू रिटर्न हिज मनी, कि आपने उसका पैसा लौटा दिया। बहुत ईमानदारी है आपका। नहीं समझ में आया अभी भी? नहीं समझ में आया? तो हम लोग यहीं पर आ जाते हैं, जो है समाप्त कर रहे हैं। आज इन्फिनिटिव पूरा ख़त्म हो गया है, और इन्फिनिटिव ख़त्म हो गया तो इन्फिनिटिव का ग्रामर का सेक्शन हम यहीं रोक रहे हैं। और इति श्री रेवा खंडे इन्फिनिटिव का। धन्यवाद।